Hi everyone, I am Tushar, founder MySoho, and I also run a channel called TM True Motivation. The channel was started because मैंने अपनी जर्नी में नोटिस किया कि ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो मैंने अपने लाइफ में की हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा टू यंगस्टर्स हु जस्ट पास आउट ऑफ कॉलेज, वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, वांट टू मेक फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वांट टू बिल्ड अ करियर. तो आज हम एक पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं विच इज कॉल्ड ट्रू लाइज. ट्रू लाइज एक ऐसा कॉन्वर्सेशन है जो हम अपने गेस्ट के साथ करेंगे जहाँ पे हम जिंदगी में छोटे छोटे जो सच और झूठ को स्ट्रगल करते हुए, बोलते हुए और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं. सो आज हमारे साथ हैं आशीष जी, जो चंडीगढ़ में एक डिजिटल क्रिएटर है एंड हम आज उनके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. And we will want to know that how did you, from your background, जो आज आप बन रहे हो and आप अपने फ्यूचर में किस तरह से आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो एज अ डिजिटल क्रिएटर, and what is the impact you want to bring to yourself, to your family and to society at large. तो वो हम आपसे कुछ पूछेंगे. तो इसको ना पॉडकास्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 to 10 की जर्नी. जब कहाँ आप बॉर्न हुए, पहले 10 साल की क्या आपकी लर्निंग जर्नी थी, उस टाइम पे क्या आपके घर में माहौल था, कहाँ कहाँ आप सच बोल के या झूठ बोल के आगे निकल जाते थे. एंड हम लोग कुछ भी अपने ना बात मनवाने की कोशिश सब जगह करते हैं. सही बात है. तो वो लर्निंग्स हमेशा याद रहती हैं. तो लेट्स स्टार्ट कि ऐसा क्या जर्नी थी आपकी, कहाँ से शुरू हुए आप? सर बॉर्न ब्रॉड चंडीगढ़ में ही हूँ मैं, है ना. तो फैमिली ऐसी है कि मेरे सारी मतलब जो मेरे पापा के भाई वगैरह, चाचा वगैरह है ना, सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं, सारे इन हाई कोर्ट. तो मेरे लिए शुरू से ना वो चीज़ रही है कि हाँ पढ़ेंगे एंड देन जॉब लगना है, ऑब्वियसली हाई कोर्ट में या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब. तो शुरू से मेरा वही रहा था कि चलो हाँ, मेरे कुछ दोस्त थे, स्कूल में पढ़ाई करी है नॉर्मल, एक बैक बेंचर था पढ़ाई में, आई वॉज नॉट गुड, बहुत पिटा हूँ, लिटरली बहुत पिटा हूँ. उसके बाद 10th हुई तो 10th में 4 दोस्त थे जिन्होंने कॉमर्स ली, तो मैंने भी ले ली सर ऐसे ही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कॉमर्स में क्या होने वाला क्या नहीं. तो चलो मैंने कहा चलो 4 दोस्त हैं, मैंने यही जाएंगे, उनके साथ ही कॉमर्स ले ली. तो 12th क्लास में जैसे हम हुए वो कर आगे जैसे वैसे, है ना. तो 12th में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया. तो एक्सीडेंट में ऐसे काफ़ी ऐसे मतलब ट्रेजिक सीन हो गया था वो. मैं आई वॉज इन कोमा, तो ऐसे हेड इंजरी हो गई थी, है ना, न्यूरो वगैरह का सीन. तो उसके बाद 1 साल बेड रेस्ट. तो थ्रू आउट उस 1 साल जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर मर जाता तो शायद अभी कुछ किया नहीं था, और ऊपर से पिटाई था सिर्फ अपने लाइफ में. तो मैंने क्या किया, मेरे पास यूट्यूब था घर पे, तो मैंने वीडियो एडिटिंग वैसी, है ना, शुरू की सीखनी. मैं ट्यूटोरियल्स देखता, फ्री ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब पे, तो मैंने सारे वो करने शुरू किए. तो जैसे मेरा बेड रेस्ट खत्म हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि अब जा सकते हो, है ना, सब कुछ रिकवर्ड है. तो मैंने बाहर ना, मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, सोनी एरिक्सन का आता था पहले बटन वाला, उसका कैमरा वॉज वेरी नाइस. तो मैंने फ़ोटो खींचनी शुरू की, वीडियोज़ बनानी शुरू की. वहाँ से फिर टिकटॉक था सर उस टाइम पे, आई यूज्ड टू मेक टिकटॉक वीडियोस, पर वो म्यूजिक वाले नहीं, गाने वाले नहीं. मैं एक्टिंग, जो डायलॉग्स होते हैं ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर वो उसको मिमिक करता था मैं. तो साथ साथ मेरा थिएटर भी चल रहा था लाइफ में, तब मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था. तो वहाँ से क्या हुआ, जब होता है ना आप कुछ चीज़ कर रहे होते हो, पापा ने DSLR दिला दिया था क्योंकि मैं फोटोग्राफी अच्छी करने लग गया था. तो 4 बंदे तारीफ़ करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है. तो वहाँ से और मोटिवेशन मिली, तो मैंने धीरे धीरे पेड करना शुरू कर दिया. स्किल जैसे डेवलप हुआ मेरा वो, एंड सारा यूट्यूब से, कोई ऐसे मैंने कोर्स नहीं किया था. आफ्टर दैट क्या हुआ, एक टाइम आया कि वीडियो फोटोग्राफी में ठीक है, मैं लगा हाँ अब लिमिटेशन है, अब क्या करना है आगे, क्योंकि कैमरा इक्विपमेंट्स आर सो एक्सपेंसिव. मैं कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी. और उस टाइम पे ये वाला फेज भी चल पड़ा था कि घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं तुम जॉब करनी, ये सब नहीं करना है. तो ये तो चल तेरे ठीक था, एक फेज था तो खुश हो जाए, ये वो एक्सीडेंट के बाद ये वो, पर अब जॉब, नहीं जॉब तो नहीं कर पाऊंगा. तो वो एक फेज होता है ना कि जब एक आर्टिस्ट लाइफ के लिए लड़ना पड़ता है घर पे कि नहीं मुझे लगता है कि मैं चला जाऊंगा इस लाइन में और मैं कर लूँगा. वो कन्विंस करना बहुत मुश्किल, वो हुए नहीं थे कन्विंस तब, पर करना पड़ा मुझे. मतलब होता है ना कि डिसीजन को हटा के मैंने कहा मैं करूँगा, आप छोड़ो. तो तब मेरा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप घर के साथ भी रहा है कुछ टाइम. पर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने वीडियोग्राफी में एंटर किया क्योंकि मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, तो मुझे अब एग्जीक्यूट करना था उसको. मेरे कुछ दोस्त थे जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे कॉन्टैक्ट में किसी के साथ, तो मैंने बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट करना शुरू किया म्यूजिक वीडियोस में. अब वहाँ पे क्या था, मेरे को दिख रहा है कि हाँ बड़े शूट्स आ गए हैं, आर्टिस्ट कितने बड़े बड़े देख रहा हूँ मैं, तो और मोटिवेशन की. मैं कहा यार शायद अगर मैं यहाँ पे 100 बंदों के बीच में से आ पा रहा हूँ तो शायद कुछ ना कुछ होगा. मैं डेस्टिनी के सिग्नल्स में बहुत बिलीव करता हूँ सर, यूनिवर्स के सिग्नल्स में. तो वहाँ से क्या हुआ, मैं वही सेल्फ मोटिवेशन की मैं करता हूँ, करके देखता हूँ, और पैसा ज़्यादा है इसमें, वीडियोग्राफी पैसा फोटोग्राफी से ज़्यादा है, तो एक वो लालच भी था.
तो उसके बाद मैंने वो चीज़ शेयर की, तो मतलब शुरू की। तो मैंने जस्सी गिल के साथ ना 1 साल उनकी टीम में काम किया है एज अ फोटोग्राफर, और बिहाइंड द सीन्स शूट करता था मैं उनके वीडियोज़ के, जो म्यूज़िक वीडियोज़ वो करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने इंडिपेंडेंटली जब काम सीखना शुरू कर दिया, सारा कुछ हो गया, मैंने फिर सोचा कि अब मैं अकेला करके देखता हूँ वीडियो। तो मैंने एक अमृतसर से कोई आर्टिस्ट था, वो ना एक पंजाबी रियलिटी शो था कोई सिंगिंग का, वो जीता था। तो उनका एक ऑडियो था, तो मैंने कहा मैं करता हूँ वीडियोस। तो मैंने पेड कॉन्टैक्ट उठाया उनका, वो ऐसे शुरू किया। उसकी वीडियोस अच्छी निकली, तो वो पीटीसी चक दे, एक पंजाबी चैनल था पहले वही चलते थे, पहले यूट्यूब इतना था नहीं। तो उन्होंने ऐड वगैरह वहाँ पे रन की और वहाँ टीवी चला, तो वो अच्छा गया। तो वहाँ से मुझे काम मिलना शुरू हो गया। तो मेरा इस टाइम पे, अब जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सब सही चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, घर वाले खुश हैं फाइनली कि चल ठीक है, पहले था कि अब नहीं कर पाएगा, अब कर रहा हूँ। तो क्या हुआ सर, थ्रू आउट ये सारे जर्नी मेरा रिलेशनशिप चल रहा था साथ में, मेरी गर्लफ्रेंड थी, आई वाज इन लव ऐसे काफ़ी टाइम से। तो आई वाज वेरी इनटू हर, है ना। तो होता है ब्रेकअप, तो ऐसे थोड़ी होता कि लाइफ खुशी खुशी चलती रहे। तो ब्रेकअप आया सर मेरी लाइफ में, तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था मैं उससे। तो 3-4 महीने में रहा मतलब अलग जोन में, तो मुझे एस्केप चाहिए था। और जब मैं शूट करूँ मुझे याद आते, मतलब होता है ना चीज़ों को। तो मैंने कहा यार कुछ और चेंज करता हूँ। और ना जब एक्सीडेंट हुआ था, तो ये सिर पे एक मेरे इंजरी मार्क है काफ़ी बड़ा। तो मेरे को ये था कि मैं ऑन कैमरा तो कभी लाइफ में काम नहीं करूँगा। तो मैंने कहा चल मैं ऑफ कैमरा, तभी एक वो भी रीज़न था वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने का, ऑफ कैमरा चल पैसे आ जाएंगे और आर्टिस्ट लाइन भी है। तो मैंने कहा अब ट्राई करता हूँ। मेरे बाल बड़े थे तब, मैंने बाल कटवा लिए सर। मैं घर पे बिना बताए चला गया, बाल कटवा के आ गया। वो कह रही ये क्या हो गया अचानक से। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कह रही ये तो इसलिए करता था छुपाने के लिए। मैं कहा अब मेरे को नहीं करना। मैं कहा बाहर मिलते हैं लोग मुझे वैसे भी। तो मैंने सर फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी शुरू की थी। तो मैं लोकल कंटेंट बनाता था चंडीगढ़ से रिलेटेड। वहाँ से चंडीगढ़ के किसी पेज ने मुझे अप्रोच किया, तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मुझे पता नहीं था कि रील्स से भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। मैंने तो बस 2-3 महीने होते मैंने फ़नी कंटेंट बनाना शुरू किया, और मेरे कुछ 500 फॉलोअर्स थे और ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते थे, ऐसे 100-200 है ना, जितने भी उस टाइम के लिए आते थे। तो क्या हुआ, पेज के साथ इंटरव्यू हुआ मेरा वहाँ पे। तो मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि इतने पैसे मिला करेंगे आपको, हमारे पेज के लिए कंटेंट बनाना है। तो डीप इन साइड तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा पैसे मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सख्त लौंडा कि चल ठीक है, आई विल डू, लेट्स सी। तो सर वो फेज़ फिर उस पेज के साथ शुरू हुआ, जो चंडीगढ़ का पेज था, वो कम्युनिटी पेज है, नाम नहीं लूँगा, पर हाँ वो पेज था। तो क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन महीने 2 महीने उसका ये फेज़ था। मुझे रोज़ शूट पे जाना है बाहर, रोज़ रील शूट करनी है और रोज़ पोस्ट करनी है, एंड डेली अलग टॉपिक। और कभी कुछ क्लाइंट्स हैं उस पेज के जो पेड प्रमोशंस हैं, फिर कुछ चंडीगढ़ की लाइव अपडेट्स हैं। तो सर उस फ्लो से मुझे एक तो ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मुझे डिसिप्लिन में काम करना आ गया था, क्योंकि घर पे हम काम करते हैं, कोई सिर पे होता नहीं है, जैसे कर रहे हैं बस, है ना। वहाँ से डिसिप्लिन में काम करना शुरू किया। मुझे पता लगा कि हाँ गूगल शीट्स बनती हैं कि क्या टॉपिक्स हैं, मुझे टीम एचआर के साथ शेयर करनी है चीज़ें, अप्रूव करवाने टॉपिक्स। एक फेज बन गया, और डेली काम करने के बाद मेरी स्पीड बन गई सर। शूट करना, एडिट करना, बोलना, मतलब मैंने अपने स्किल को डेवलप किया। मतलब बेसिकली आप जब रोज़ करने कोई चीज़ लग जाते हो ना, एक होता है सीखी हुई चीज़, एक होता है डेली एग्जीक्यूशन सर। मैंने इतना अपने आप को इम्प्रूव किया है, किसी के सिखाने पे नहीं, खुद के काम करने पे बस। आपको पता है आपने कल जो रील कही है या फिर परसों जो रील की थी, आज सेम नहीं करना चाहते आप, कुछ अलग करते हैं, क्योंकि बाकी कम्युनिटी पेजेस भी आ रहे हैं कंपटीशन में। तो मेरा ये था कि मैंने कहा ये पेज अपना मान के चल रहा हूँ, और मैं डेली कर रहा था काम, मतलब मुझे पता है। तो वहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ, उस पेज की पावर ऐसी थी कि ट्राई सिटी की ऑडियंस बहुत है उनके पास। तो एक दिन क्या हुआ सर, मैं बाहर 34 सेक्टर में शूट करने गया था, एक फूड पेड क्लाइंट था वो। तो वहाँ पे मुझे एक फैमिली आई हुई थी, वो लोकल नहीं थे यहाँ के, तो अम्बाला से आए हुए थे वो। तो उनके बच्चे ने रिकग्नाइज़ किया मुझे, तो कहता सर एक फ़ोटो। तो आई वाज शॉक सर, मतलब किया गया मैंने ऐसा। तो ना वो करा के गए। तो उस रात सर मैं घर आया वापस, तो मैं सोया नहीं सर। मैंने कहा यार मतलब ये क्या हुआ आज मेरे साथ, कि मैंने तो इतना कुछ किया ही नहीं है, अभी छोटी मोटी रील्स बनाता हूँ और ये सब। तो ना वही सर एक मोटिवेशन आई बहुत तगड़ी। मैं कहा यार यहाँ से भी ये चीज़ निकल सकती है। मतलब जब शुरू किया था ना रील्स बनाना, बिल्कुल लालच नहीं था कि पैसे कमा पाऊंगा, पता ही नहीं था कि पैसे कैसे, कोलैब्स वगैरह नथिंग। ये तो इस ऑफिस में आके मुझे पता चला कि हाँ कोलैब्स होते हैं, पैसे आते हैं। फिर मैंने भी अपनी प्रोफाइल पे लिख दिया DM फॉर कोलैबोरेशंस लिख जब हुई। उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो चीज़ें बढ़ने लग गई, रिकग्निशन आ गई, फेस थोड़ा फेम आ गया ट्राई सिटी में। तो मुझे लोग बोलने लगे, कहते सिर ना चढ़ाइए उस चीज़ को, काफ़ी वो प्रॉब्लम होती है। मैं कहा नहीं, मुझे ना ये चीज़ ऐसा है, मतलब आई नो आप मतलब रिलेट करोगे, जैसे कोई बंदे ने जीरो से शुरू किया होता है, जो खुद अकेले से यूट्यूब से शुरू किया, फिर एक एक चीज़ देख के। तो शायद ये चीज़ मैं सिर पे चढ़ नहीं सकती सर अभी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ वापस कभी भी, किसी भी दिन। अगर मैं आज घमंड में आ गया, कुछ हो गया, मतलब इतना कुछ उखाड़ा नहीं है, बट स्टिल जितना है आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट।
तो उसके बाद से क्या हुआ, वो चीज़ बढ़ने लगी तो मुझे अपने पेज के लिए भी कोलैबोरेशंस आने लग गए, चीज़ें है ना, क्योंकि चंडीगढ़ जो वो पेज था वहाँ पे एक लिमिटेशन थी काम करने की कि चंडीगढ़ के ही दायरे में हम काम कर सकते हैं। और बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट और क्रिएटर, मैं तो काफ़ी आइडिएशन आती है मेरे माइंड में, तो मैंने कहा मैं अपनी आइडिया पे करना शुरू करूँगा। तो वो कुछ एक म्यूचुअल डिसीजन नहीं हमारे मैच हुए, पेज के जो बॉस थे हमारे, जो फाउंडर थे, तो मैंने रिज़ाइन पेज किया हमको। तो अक्टूबर में तो नहीं दे पाए रिज़ाइन, तो जनवरी में मैंने फिर दोबारा से बोला, मैं कहा नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब आइडियाज़ भर रहे हैं और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा अपना अकाउंट चलाने को मना कर दिया था उन्होंने। तो और काफ़ी और दिक्कत आ गई थी, मतलब होता है ना कि लाइक आप बहुत लीनियंसी से जब कहीं पे काम कर रहे होते हो तो वो कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं आप पे। मैं हूँ ऐसा, अगर मेरे दोस्त भी हैं, फिर कोई भी लोग भी हैं, मैं बहुत वो रहता हूँ कि ऐसे कि हाँ ठीक है आई विल हेल्प, पर वो चीज़ वापस नहीं मिलती हमेशा। तो इस ऑफिस में बहुत एक्सेस हो गया था मेरा, वो काफ़ी टाइम से सह रहा था, पर ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने रिज़ाइन दिया एंड जैन में आई लेफ्ट द जॉब। तो अभी 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में मेरी सर 5 वीडियोज़ अप्रॉक्स 10 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। तो अब मुझे ये पहले स्टार्टिंग में ये था कि मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरा कोई बैकअप नहीं था जॉब के बाद, पैसे तो कमाने ही थे। तो धीरे धीरे ब्रांड्स के साथ आता काम करना, तो करना शुरू किया, तो अब पेज सही चल गया। और मतलब इंडिया का सबसे बड़ा एक मीम पेज है RVCJ, रजनीकांत वर्स मीडिया, उनका ऐसा, उन्होंने मेरी वीडियो पोस्ट की थी अभी। तो मुझे ना एक वो रहता है कि लाइक यू आर डूइंग राइट, आप सही बात पे हो। सही बात है। हाँ, मतलब हमेशा ये नहीं है, हाँ रिकग्निशन मिल रही है, चलो वो भी सही, पर एक होता है ना कि लाइक आप टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे, क्योंकि कल अगर नहीं काम आया, परसों काम नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉमिसिंग डील नहीं है सर, आपको नहीं पता अगले मंथ कितने क्लाइंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो साथ साथ मैं फिक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं शॉर्ट मूवीज पे काम कर रहा हूँ अभी, एक्टिंग आती है तो मैं उस पर भी इंप्रूव करना चाहता हूँ आगे। तो धीरे धीरे ना मेरे हैं और प्लान्स, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, तो मेरे कुछ मतलब ऐसे थिएटर आर्टिस्ट ही हैं जो और दोस्त है सर्कल में, मुकेश छाबड़ा की टीम है, आपने सुना होगा, वो काफ़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसी है। तो मिल के कुछ करूँगा अभी आने वाले टाइम में भी, मेरे पास है शॉर्ट मूवीज़ के प्लान, MX प्लेयर के साथ है मेरे कुछ मतलब प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले। तो धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि मैं अभी वो, ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे बताया ये चीज़, तो ये मैं क्योंकि बताता नहीं, क्योंकि होता है ना कि लाइक अभी नहीं बताना बाद में। तो हाँ ये चीज़ें हैं अभी। तो जैसे मैंने आपका समझा, आपको यू हैड एन एक्सीडेंट और आपको इंजरी हुई थी, एंड उस वक्त शायद आपको आपकी पूरी फैमिली में लॉयर्स थे एंड हाई कोर्ट में सब काम कर रहे हैं। जी, तो उनका भी कोई एक इंक्लिनेशन होगा कि आप भी उसी प्रोफाइल में जाओ, बट शायद आपने अपना पाथ खुद चूज किया। तो जो आपकी इंजरी हुई, क्या उससे आपके और आपके फैमिली के रिलेशंस में फर्क आया? सर जैसे बिफोर दैट एक्सीडेंट ना आई वाज पूरा उजड़ बच्चा, लिटरली ये वर्ड यूज करूँगा, जो बाइकिंग पे होता है, पढ़ना नहीं है, ये करना वो करना नहीं है। तो ये जो रिजाइन पीरियड का, सॉरी अभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँ जॉब तो जो मेरा रिकवरी पीरियड था घर पे बेड रेस्ट पे, तो सर उसमें ना ओवरथिंक करता बंदा खाली बैठ के। तो मैंने यही सोचा, मैं कहा अभी बताया मैंने, जब मर जाता है फिर ये होता, काफ़ी सीरियस इशू था, तो मैं कुछ नहीं किया था अभी। तो बहुत ना ऐसे मेच्योरिटी उसी टाइम आ गई थी वो घर बैठ के। वो एक रीज़न था, मैं क्या करूँ, पैसे हैं नहीं इतने ना, मुझे उस टाइम पे ये भी था मैं घर वालों के पे बोझ बन के रह जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक रिकवर होगा। सर वो पा मूवी देखी आपने, वैसा सिर हो गया था बड़ा सा, तो वो रिकवर होने में टाइम लग गया था 1 साल वही। तो वो चीज़ें काफ़ी हिट करी है मुझे। तो बोलते हैं वो मैच्योरिटी से राइट वर्ड, उस टाइम में ना काफ़ी वो आ गया कि नहीं करना है अब। तो वीडियो एडिटिंग मुझे ऐसा लगा कि हाँ इट इज़ समथिंग विच मतलब जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो वहाँ से हाँ। और घर वालों के रिलेशन का सीन ये है कि उनको एक वो हो गया था कि लाइक मतलब मेरे से शेयर नहीं किया उन्होंने, पर मुझे ऐसा लगा कि उनको ये हो गया था कि लाइक अब तो कोई बात नहीं, घर बैठ जाए, कोई सीन नहीं है। वो एक्सेप्ट कर चुके थे उस सिचुएशन को। पर मैंने कहा ऐसे तो फिर मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है घर पे, वो तो मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं कहा नहीं यार, ये तो फिर अभी उम्र ही क्या 18 साल का, तो फिर नहीं, मतलब वो चीज़ें हिट करी, मैं नहीं करना है। वो तो ठीक था, उस टाइम मेरे 12th क्लास ड्रॉप हो गई थी, तो होता है ना कि रिजल्ट आता है जिस दिन वो ऑनलाइन रिजल्ट आया था, तब तो सर वही होता था कि साइबर कैफे में जाते थे हम सारे मिलके, मतलब ऐसे ऐसे। तो देखा तो कहते पापा का फेल हो गया। हाँ जी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बहुत लाइट ले रहे, क्योंकि इनको पता कि मेरे सिर में चोट है और मैं ज़्यादा ना सोच लूँ, टेंशन ना ले लूँ। तो मैं उनकी साइड से भी ज़्यादा रह के सोच रहा था कि हाँ, मैं कहा ये ना सिंपली लाइफ नहीं जीनी, ऑब्वियसली सर वो चीज़। तो आई थिंक एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जब रिलेशनशिप्स को समझ आता है कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है किसी के लिए जी, तो बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो दैट्स एक्सीलेंट कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया एंड आपको एक बैंडविड्थ दिया कि अब आप जो करना चाहते हो वो आप करो। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ये सब किसी को ना पाथवे दे देना या सामने से ही हट जाए जी, वही सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाती है। राइट। तो
जहाँ आपको कुछ फंड्स चाहिए होंगे फॉर बाइंग इक्विपमेंट, Yes. तो वो भी उन्होंने आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल। कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको भी जो बताया कि वो ऐसे नाखुश थे मेरे इस डिसीजन से, पर ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि घर में तो मैं रह रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ और मैं बातचीत भी उनसे कर रहा हूँ, है ना। तो एक होता है कि उनके डिसीजन पे मैंने काम नहीं किया, पर उनको कन्विंस करना मेरा काम है। उनको नहीं पता, मेरे फैमिली में पहले बैकग्राउंड में कोई आर्टिस्ट नहीं था, मैं पहला हूँ, तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल था और उनका मानना भी ना मानना भी लाजमी था सर। मुझे पता कि नहीं ऐसे कन्विंस कर सकता अंटिल मैं प्रूव कर पाऊँ उनको। तो अभी तो बहुत सही चल रहा है वो चीज़, पर हाँ वो ट्रांजिशन हर एक की आर्टिस्ट की लाइफ में आता ही है। अगर आपको लग रहा है कि घर वाले नहीं मान रहे तो टाइम लो, टाइम हर चीज़ का सोल्यूशन है सर। फिर चाहे आपका रिलेशनशिप है वो घर वालों के साथ है या कोई चीज़ का आप वेट कर रहे हो लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़, सर वक्त है, पेशेंस से काम करोगे आपको मिल जाएगी चीज़, वो हर चीज़ वो चीज़ है। आई थिंक पेरेंट्स का रोल ना एक बड़ा पिवटल होता है, क्योंकि जब आप घर जाते हो, इवन पेरेंट्स का भी और इवेंचुअली आपके स्पाउसेस का भी, कि जब आप घर जाते हो तो आपको आपके कपड़े रेडी मिलते हैं, आपको खाना रेडी मिलता है, आप सुबह आपको वॉशरूम में बेड सब कुछ रेडी मिलता है। तो आप जब आप घर जाते हो तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है वेयर यू नो गेट योर माइंड फ्री। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो माई सोहो भी कर रहा है, कि जब आप काम पे आते हो तो आधी चीजें आपकी टेकन केयर ऑफ हैं। अरे वाह। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो दिस इज वी बिल्ड एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे जब आप काम करने आए हो ना तो आप काम ही करो, आपको और कुछ की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो जब आप डिजिटल क्रिएटर बने, आज आप एक सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर है और आपको पता है कि आपका पाथ एकदम क्लियर है और आपको अब रियलाइज हो गया है कि आपने क्या स्टेप्स लेने क्या नहीं लेने। तो मैं आपसे एक बहुत ही ओपन सवाल पूछ रहा हूँ, आज तक का आपकी लाइफ में सबसे बड़ा झूठ क्या था जो आपने बोला है? सर घर वालों से, किसी से जो आपको लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था और ये इम्पैक्ट उसका बाद में आपको मतलब सर पता क्या, एक्सीडेंट के बाद से ना तो काफ़ी अलग सीन रहा है मेरा लाइफ में। मुझे ना वो चीज़ हो गई थी कि मैं अब क्रिएटर हूँ सर, तो मुझे ना किसी चीज़ से कोई छुपा के चीज़ रखने वाला था नहीं। मेरे को ये था कि ये मैं हूँ और ये मेरे बेस्ट, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है उनको भी उतनी पता है मेरे बारे में, और जो थोड़ा बहुत नोन है मेरा उसको भी उतना ही पता है मेरे बारे में। तो झूठ बोलने का ना सर कभी ऐसे ना मौका मिला नहीं है। अगर मैंने बोला भी तो बहुत माइनर सा होगा कुछ, कि लाइक ये पेड क्लाइंट है या मैंने फ्री कर लिया है इसके साथ, बहुत माइनर, बहुत ऐसे जो नोटिसेबल भी नहीं है। तो मेरा जीने का तरीका सर अभी फिलहाल यही चल रहा है कि मुझे ना मैं किसी का कुछ छुपा के रखता सर, जो इनको पता है वो इनको पता है, और मतलब जो घर, मतलब मैं सिर्फ हर चीज़ पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, एवरीथिंग। मैं कुछ खा रहा हूँ, मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि वही मेरा कंपेनियन है अभी फॉर नाउ। मैंने क्योंकि एक टाइम पे अकेला रहा हूँ काफ़ी टाइम पे, जो ऑब्वियसली 1-2 साल मैं बेड रेस्ट पे रहा हूँ ना, तो मेरे साथ के दोस्त थे वो उस टाइम पे तो था भी करियर बनाने का सीन, तो कोशिश कर करके भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाए वो। कुछ फॉरेन चले गए, उसके बाद 12th के बाद कुछ ने अपना ना बिजनेस शुरू कर लिया, तो बहुत कम टाइम तक वो आए थे मिलने कि हाल चाल, उसके बाद तो वे कम्युनिकेशन गैप। तो ये जो सारे मेरे दोस्त हैं ये बात के 2 दोस्त हैं, मेरे कोई बचपन का दोस्त नहीं है अभी। एक है उससे कभी कभी मिल लेता हूँ, वो शॉप पे बैठता है अपनी, वो भी कभी कभी मिलना होता है। पर हाँ, जो मेरे साथ अभी मेरे साथ है दोस्त, कुछ छोटे हैं मेरे साथ और कुछ मेरे साथ है जो अभी हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो ये जो आपकी जर्नी है, जब आपको रियलाइज हुआ कि आपका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एंड इवेंचुअली आज के डेट में ये मॉडर्न एक करियर है टू बिकम अ डिजिटल क्रिएटर, तो जब आपने इस करियर पाथ को यू केम ऑन दिस, क्या आप सोच के आए थे कि आपको इसे मोनेटाइज करना है या मोनेटाइज होना एक रिजल्ट था? सर स्टार्टिंग में पता क्या हुआ, जब टिकटॉक के बाद बैन हुआ, रील्स शुरू की, तो रील्स मैंने फ़नी वीडियोस बनानी शुरू की थी, और मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता कि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन होती है, यूट्यूबर बन के वहाँ से पैसा आता है। इंस्टाग्राम का हैड नो आइडिया कि कोलैबोरेशंस क्या है, कैसे चीज़ें आती हैं, ब्रांड्स कैसे पिच करते हैं, मतलब जो भी है। मुझे जब वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया, फॉलोअर्स बढ़ गए, वो पेज पे मैंने काम किया, कम्युनिटी पेज पे, वहाँ से ना उनका फ्लो देखा मैंने कि वो कमा रहा है इस पे, वो सैलरीज दे रहा है हमें उस पेज से कमा के, तो मैंने वो फ्लो देखा कि कैसे काम करते हैं। तो तब मुझे पता चला कि हाँ, अगर मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट करता हूँ जो आप एज अ ब्रांड देख रहे हो कि आपके लिए सूटेबल हो सकती है, आपके प्रोडक्ट के लिए, तो फिर मैंने ना सर उस कंटेंट को बनाना शुरू किया। मैं कुछ फिर तब से ये हो गया, पहले फ़नी कंटेंट बनाता था जो लालच के हिसाब से नहीं था कि मुझे पैसे नहीं कमाने, पर बाद मैंने कंटेंट ऐसा बनाना शुरू किया ताकि ब्रांड्स मुझे खुद देखें, मैं अप्रोच नहीं करूँ। तो क्वालिटी मेरे पास थी, क्योंकि पहले 5 साल मैंने फिल्म मेकिंग भी की है, तो मुझे शूट टेक्निक्स, डायरेक्शन, फ्रेमिंग, एडिटिंग प्रोफेशनली वो सब मुझे आती थी।
वो मेरे लिए यहाँ पे हेल्प करती थी काफ़ी चीज़ें, वो स्किल्स। क्योंकि जो अभी आज अगर आप इन्फ्लुएंसर देखोगे तो कहीं ना कहीं स्किल्स में थोड़ा लैक करते हैं वो, और आइडिएशन नहीं है किसी के पास, वो भेड़ चाल बहुत चल रही है चंडीगढ़ ट्राई सिटी में। तो वहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट ये मुझे मिल जाता है, मैं थोड़ा फिक्शन क्रिएट कर देता हूँ, मैं थोड़ी आइडिएशन थोड़ी क्रिएटिविटी ले आता हूँ। तो मुझे ना पहले वही सोचता था कि काफ़ी लोग बोलते थे कि लाइक कैसे करेंगे, इतने लोग हैं। अब सर एक फूड आउटलेट है या फिर एक ब्रांड आउटलेट है कोई, उसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई है, अब 5 क्रिएटर्स को उसने बुला दिया, 5 ने सर सेम रील पा दी और एक ही दिन पोस्ट कर दी। मेरे ख्याल से अगर कल को मैं कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूँगा ना सर, मैं आइडियाज़ लिखूँगा और मैं देखूँगी कौन सा क्रिएटर सूटेबल है उसको, मतलब कीपिंग ब्रांड वैल्यू सामने, कि मैं किसी ऐसे क्रिएटर को ना दूँ काम जो उसके मतलब वैल्यू को थोड़ा कम कर दिया जैसे तैसे। तो मेरे प्लान्स है, ऑब्वियस की बात है, मैं मार्केटिंग में ही हूँ, तो मैं आइडिएशन और क्रिएटिविटी पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो मुझे वहाँ से बहुत वो है कि मैं ऐसे काम करवाऊँ। तो हाँ। तो आशीष, बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है, या एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन है जो सब जानना चाहते हैं जी। कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा मोनेटाइज करना पॉसिबल है जी। तो मैं एक्चुअली एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ। सो मेरा पहला सवाल ये है कि पीपल एक्चुअली वी वांट टू नो, आई वुड वांट टू नो कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या थ्रेड्स है आज, जी। एंड और क्या है, ट्विटर है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा इजीली लोग मोनेटाइज कर सकते हैं? जी सर, अगर हम अभी बात करते हैं जैसे इंस्टाग्राम से शुरू करता हूँ। इंस्टाग्राम ना बहुत इजी टू मेक है, 15 सेकंड 30 सेकंड की रील आप बनाओगे, बस आपको आइडिएशन पे काम करनी है। आप इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हो, आप फॉलोअर जल्दी बढ़ा सकते हो, क्योंकि लोगों को ना छोटा कंटेंट देखना बहुत पसंद है। हम घंटे निकाल देते हैं ऐसे कंज्यूम करने में, है ना, कितना कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। इंस्टाग्राम हमें पैसे नहीं देता है, इंस्टाग्राम हमें गिफ्ट्स देता है जो हम मोनेटाइज, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो काम नहीं करता इतनी जल्दी। पर वहाँ से आप फेम थोड़ा सा ला के अपने ऑडियंस का आप कोलैबोरेशन से कमा सकते हो, मोनेटाइजेशन, काइंड ऑफ मोनेटाइजेशन, है ना। रही बात यूट्यूब और फेसबुक की, वो सेम है, उनकी अपनी कंडीशंस हैं। फेसबुक भी थ्रेशोल्ड सेम रखता है $100 का या फिर $10 का, और यूट्यूब भी सेम रखता है। पर वहाँ पे ऑडियंस फ़र्क पता क्या है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस में बहुत टेम्प्रेरी है सर। आज आप कल सेम लाइन का कोई और क्रिएटर आगे आ गया, उन्होंने आपको अनफॉलो करके उनको फॉलो कर लेना है। लेकिन जो यूट्यूब है ना सर, वो परमानेंट ऑडियंस देता है, वो फैंस देता है आपको। क्योंकि एक बंदा जो सर 8-8 10-10 मिनट आपको दे रहा है, वो आपके घर वालों को सबको जानता है, आपका यूट्यूब व्लॉग देख रहा है, आपके बारे में उसको सब पता है, वो कल वेट करेगा कि आप वीडियो पाओ। इंस्टाग्राम के ऑडियंस का वो फर्क नहीं है। एंड सेम टाइम पे यूट्यूब की मोनेटाइजेशन अच्छा पैसा देती है, और यूट्यूब की प्रमोशंस, जो ब्रांड प्रमोशन, जो लोग काफ़ी यूट्यूबर्स जो मेरे नोन है, तो उनसे मैं पूछता हूँ तो वो बताते कहते यूट्यूब की मोनेटाइजेशन ठीक पैसा देती है इंडियंस को, जो यूट्यूबर है। पर अगर 15 सेकंड की रील का अगर मैं 10,000 ले रहा हूँ, तो सोचो 10 मिनट की वीडियो यूट्यूब को कितना पे करने का ब्रांड तैयार होगा। तो यूट्यूब लॉन्ग टर्म है और टाइम लगता है सर वहाँ पे, पर वो प्रॉमिसिंग डील है ज़्यादा। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप एडिटिंग को टाइम दे सकते हो, कंटेंट आपके पास ऐसा है, तो गो फॉर यूट्यूब सर। अगर टेम्प्रेरी जल्दी पैसा कमाना है फेम के लिए, तो इंस्टाग्राम है आपके लिए यहाँ पे। पर इंस्टाग्राम इतना सेफ भी नहीं है, आपका अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट हो, कोई चीज़ें सर, बहुत चीज़ें हैं आजकल, लोग फेक कर देते हैं। हमारा वो कम्युनिटी पेज भी काफ़ी बारी बंद हुआ था, तो हमें खुद नहीं पता इतना बड़ा पेज है, क्या सिक्योरिटी हमारे पास। पर यूट्यूब पर फिर भी थोड़ी बेटर टर्म्स हैं उनके पास। आपकी सजेशन क्या रहेगी फॉर पीपल हु वांट टू बिगिन देयर जर्नी एज अ डिजिटल क्रिएटर, कि किसी को भी अगर डिजिटल क्रिएटर बनना है, तो इनिशियली क्या उनके पास अपना फ़ोन काफ़ी है, या दे शुड हैव प्रोफेशनल इक्विपमेंट, या इनिशियली ही अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया डिजिटल क्रिएटर बनना है, तो क्या उनको एक शूट के लिए टीम, आइडियाज़ के लिए टीम, ये ज़रूरी है? तो ये जो जर्नी है, आई एम श्योर सबकी डिफरेंट रही होगी, बट आपके पर्सनल सजेशंस क्या रहेंगे? कि क्योंकि एवरीथिंग इज मनी, राइट, एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी, तो आपकी तरफ से आप क्या इनपुट देना चाहेंगे कि हाउ शुड अ पर्सन बिगिन दिस जर्नी? सर जैसे हम कोई लाइन चुनते हैं ना, अब कोई बंदा क्रिएटर बनना चाहता है, तो उसके अंदर थोड़ा तो होगा ही, ऐसा तो नहीं कि मतलब अगर मैं इसको देख क्रिएटर बनना चाह रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ फिर। पर अगर मेरे पास कुछ स्किल है, हल्का फुल्का मुझे इंटरेस्ट है, तो बेसिक नेसेसिटीज़ तो है। एक तो वीडियो एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए आज की डेट में। 2 साल पहले की बात करूँ तो सर कुछ भी लोग पोस्ट कर रहे थे, अभी बहुत क्वालिटी पे काम कर रहे हैं लोग। तो एक तो वीडियो स्किल्स अपने अच्छे हों, आपके बोलने की चीज़ें हों, क्योंकि ऑडियंस कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक म्यूजिकली रील्स 100 बंदे कर रहे हैं, पर अगर आप कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो, आपका बोलने का वे है कुछ, आप ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो बोल के, फेस टू फेस बात करके, वो एक पावर पॉइंट है आज की डेट में। तो बोलना, प्रोनाउंसिएशन आपका, और वीडियो एडिटिंग स्किल्स।
आइडिएशन तो मेरे ख्याल से अगर आप क्रिएटर हो ना तो थोड़ा टाइम दोगे तो आ जाएगी। फोर्सफुली मत करना किसी चीज़ को। क्रिएटिव ब्लॉक तो हर एक के माइंड में आ जाता है कभी ना कभी, पर टाइम दो और सोच के करो बस काम। किसी को देख के कोई लाइन मत चुनना, ये मैं बोलूँगा कि क्रिएटर्स मतलब इन्फ्लुएंसर ऐसी फील्ड है कि अगर मेरा कोई दोस्त इन्फ्लुएंसर है ना सर, तो मैं इंस्पायर हो जाऊँगा सर उससे कि यार मैं भी कर लेता हूँ, इतना इजीली पैसे कमा रहा है, मैं क्यों डिग्री इतनी खर्ची है। अगला 12th करके सिर्फ वीडियो बना के पैसे लेके जा रहा है और डेली और काफ़ी अच्छा कमा रहा है। सेम इंजीनियर्स इतना नहीं कर पा रहे हैं ना, जो भी आज की डेट में। तो वो चीज़ ना बहुत गलत इंस्पायर कर रही है लोगों को। किसी भी लाइन पे टिके रहने का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लुएंसर भी ऐसी है, मतलब अगर आप किसी को देख के करो तो मत करना। अगर इंटरेस्ट है तो बेसिक चीज़ें, वीडियो एडिटिंग, बोलने का तरीका और कुछ आइडिएशन आपके माइंड में होनी चाहिए। कंज्यूम करो डाटा इन्फ्लुएंसर्स का जो फेमस आपके फील्ड में है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी रील मिलियंस में कैसे गई है, क्या एलिमेंट है, वो चीज़ स्टडी करता हूँ मैं। एनालिटिक्स बहुत पढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत पढ़ता हूँ मैं कि आज क्या चल रहा है, कल क्या होने वाला है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं। सबसे बढ़िया बात कि ट्रेंड फॉलो करने पड़ते हैं। ये है कि बाकी इन्फ्लुएंसर को एक चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है कि यार ये तो बना रहा है ऐसे, क्योंकि मेरे को स्कूल में खुद बोलते थे बहुत लोग कि टिकटॉक कर रही है वो ऐसे। पर मुझे पता है आज वही लोग मेरे साथ हैं बढ़िया, मतलब है ना, जो भी है। तो अपने आप को देखना बस, कॉन्फिडेंस अपने आप में लाओ, किसी की मत सुनना। अगर सोच ले तो कर लो, बाद में निकल जाओगे, ये सीन है। सो मैंने दो चीज़ें आपसे रियलाइज की कि जो एक पहले लैक ऑफ एक रिस्पेक्ट होती है या लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होती है, आज ईच एंड एवरी फ्रेंड को ये होता है कि अगर मेरे सर्कल में कोई इन्फ्लुएंसर या डिजिटल क्रिएटर है तो मैं उसके साथ कैसे अपने रिलेशनशिप्स अच्छे रखूं ताकि वो मेरे लिए या मेरी ब्रांड वैल्यू में इनपुट देता है। सो दैट इज नाउ द न्यू वर्ल्ड। हाँ, ये टाइम चेंज हो रहा है। दैट्स एक्चुअली एक्सीलेंट। जी 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 जी। सेकेंडली, जब आप मुझे बता रहे थे कि आप डेली ट्रेंड एंड एल्गोरिदम्स स्टडी करते हैं, so how do you do that and what do you keep in mind and how important it is to do it daily? सर आई पोस्ट ऑलमोस्ट डेली, राइट। तो मैं अपना पिछला कंटेंट है जो पिछले हफ्ते का कंटेंट, मैं वो स्टडी करता हूँ। मैं एक निश पे काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल कंटेंट है, मैं फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं और चीज़ें प्रमोट कर रहा हूँ, मैं टेक की वीडियोस कर रहा हूँ। आज मैं फिक्शन में स्टोरीज़ बना रहा हूँ, लव स्टोरीज़ वगैरह, जो भी मैं थोड़ी बहुत ब्रांड्स के साथ कोलैब करके। तो मैं ना स्टडी करूँ कि कौन सा क्या टाइमिंग्स में पोस्ट कर रहा हूँ और कहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और किस एज ग्रुप को मैं ज़्यादा टारगेट कर पा रहा हूँ बिना ऐड के, विदाउट एनी बूस्ट। तो मैंने ये देखा कि जो फ़नी कंटेंट है और जो फूड कंटेंट है, ये तो सर हर एक कुछ कंज्यूम करना है। अगर मैंने कोई टेक की वीडियो पोस्ट करती तो हो सकता है लड़कियां वो शायद ना देखें या कुछ एज ग्रुप वो ना देखें, पर फूड छोटा बच्चा भी सेव कर लेगा रील को, अपने मम्मी पापा को शेयर कर देगा, मेरे हान के अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, या कोई अगर मेरे मॉम डैड देख रहे हैं तो वो भी सेव कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं मेरी पोस्ट में। कोई लोग पूछ लें कि यार एड्रेस ठीक से लिख दे या कुछ भी, है ना, तो एंगेजमेंट आ रही है। फूड और फनी तो लोग अपने आप को शेयर करते हैं। मैं कोई रिलेटेबल पीओवी लिख देता हूँ। आजकल सर वन शॉट पीओवी है, बहुत लोग चल रहे हैं। एक शॉट है सिंपल, कोई मेहनत नहीं है, उसमें वो एक्सप्रेशन देते हैं, थोड़ा सा एक म्यूजिक लगाते हैं एंड ऊपर एक पीओवी लिख देते हैं रिलेटेबल सिचुएशन सी, एंड सर मिलियंस क्रॉस। और सेम टाइम पे जो एक एडिटर बैठा है प्रोफेशनल, मतलब उन्होंने बाहर गया, धूप में शूट वगैरह किया है, तो लोग बहुत देखते हैं कि कंपेयर करते हैं। मैं नहीं, कंपेयर मत करो। आपका कंटेंट की लाइन अलग है, उसकी कंटेंट की लाइन अलग है। वो रिलेटेबिलिटी में गया है, आप वैल्यू में जाओगे आगे, है ना, जहाँ से पैसे भी कमा पाओगे, वो शायद पैसे ना कमा पाए। तो क्रिएटर्स के अंदर भी बहुत ऐसा रहता है। तो हाँ, मतलब ये चीज़ें हैं। आपके हिसाब से जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं वो कितने ऐसे परसेंटेज लोग होंगे जो मोनेटाइज कर पा रहे हैं, और जो मोनेटाइज कर भी पा रहे हैं, क्या वो उतना मोनेटाइज कर पा रहे हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाए? एंड नंबर 3, क्या वो इतना मोनेटाइज कर पा रहे हैं कि लाइफस्टाइल के साथ साथ वो वेल्थ क्रिएशन भी कर पा रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा आप मुझे सर, जैसे अभी जो मेरा फ्लो चल रहा है ना, मेरा वो चल रहा है, मैं कमा रहा हूँ और मुझे अब कंटेंट कमाने के लिए बनाना है, क्योंकि मेरा प्राइमरी सोर्स यही है। सीन ये कि कुछ लोगों के 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, ट्राई सिटी की बात ही करूँगा, पर वो कमाने के लिए नहीं बना रहे, वो फ़नी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं एंड उनको कोलैबोरेशन आती है, पर उनको करना नहीं आता उनका काम, मतलब ब्रांड का काम करना। तो मेरे 5000 फॉलोअर्स थे जब मैंने कोलैबोरेशन की हैं और पेड की हैं ना, तो लोगों के ये ना लैक ऑफ वो है इन्फॉर्मेशन कि वो कमाएं कैसे वहाँ से। इंस्टाग्राम आपको पैसे नहीं देगा, और पब्लिक इतनी वो भी नहीं है कि आपको गिफ्ट देते रहे। वो गिफ्ट्स आप कन्वर्ट करो तो कितने ही बन जाएंगे, 100-200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, वो तो है ही नहीं कुछ। तो
उनको कमाना आना चाहिए बेसिकली। इंस्टाग्राम की बात करूँगा, जैसे मुझे पता है मैं ब्रांड्स के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, मैं उनको उनका ब्रांड अपने कंटेंट में दिखा रहा हूँ। ऐसे ही ये सबको नहीं पता है। जैसे मैंने शुरू किया था ना फनी कंटेंट, अगर वो कम्युनिटी पेज मेरी लाइफ में ना आता, मुझे ये फ्लो ना पता चलता, तो शायद मेरे को भी ना पता होता। पर वही अब मुझे पता, तो मैं बताता हूँ अपने दोस्तों को कि अगर आप फनी कंटेंट बना रहे हो, लड़कियों के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं सर इजीली, तो मैं उनको बताता हूँ कि इतने फॉलोअर्स हैं, इस ब्रांड को पिच कर। हम एक पिच मैसेज होता है कि आई कैन क्रिएट कंटेंट फॉर यू, मेरा ये 1-2 रेफरेंस भेज दिए अपने कंटेंट की, अगर उस ब्रांड को सूटेबल लगा उनके प्रोडक्ट के लिए, तो हम ऐसे उनको पिच कर सकते हैं। उनको बोल दो कि आई मेक कंटेंट इतने में, लाइक मतलब 5,000 10,000 है ना, जो भी आपकी वर्थ है कंटेंट की। फिर क्लाइंट आपको बोलेगा इतने फॉलोअर्स की इतने हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पेज पे आकर रुकोगे जहाँ पे पेमेंट तो मिलेगी आपको। तो हम ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है। अब कुछ लोग सिर्फ अपने ट्रैवल व्लॉग डालते हैं, पर उनको नहीं पता वो ट्रैवल व्लॉग कैसे अपना स्पॉन्सर करवा सकते हैं। इमेजिन मैंने 2-3 व्लॉग्स अपने आईडी में पा दिए, कसौली गया हूँ मैंने वो स्निपेट्स रील्स पे पाई इंस्टाग्राम पे, मैंने वो यहाँ पे स्टेक एजेंट्स को पिच कर दी, कसौली सोलन। मैंने उनको बोला, मैं कहा ये देखो ये मेरी रील है, मैं आपके प्रॉपर्टी की ऐसी रील बनाऊंगा, मुझे इतनी पेमेंट चाहिए। तो उनको तो चाहिए सर, हिमाचल में बहुत कम है अभी ये चीज़ें, वहाँ पे नहीं है इन्फ्लुएंसर, ट्राई सिटी में तो बहुत है। तो मैंने ये चीज़ शुरू की थी बीच में। तो हर नीश में आप कमा सकते हो। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से कोलैब्स करते हैं लोग, ट्रैवल है, फूड है, मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप उसी नीश के ब्रांड को पिच करो, एक पिच मैसेज बना दो, और ऐसे ही होगा सर। 10 वीडियोस आप पिचिंग मैसेज के बाद बनाओगे, उसके बाद आपको ब्रांड्स कुछ पिच करने लग जाएंगे कि हाँ यार ये ब्रांड है। क्योंकि अगर आप एक ब्रांड के पेज पे आ गए ना, तो बाकी ब्रांड्स उस पेज को देखते हैं कि यार हाँ ये इन्फ्लुएंसर है, तो वो देखते हैं, चेकआउट करते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो ये कोलैबोरेशंस की बात ही करते हैं हम कि कोलैबोरेशंस में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है टू रीच आउट टू क्लाइंट्स, एंड क्या आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? स्टार्टिंग में तो सर मना बहुत करते हैं क्लाइंट, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, अगर मैं एज अ ब्रांड हूँ, अगर कोई इन्फ्लुएंसर नया है तो मैं क्यों उसको पैसे दूंगा, मैं बार्टर करूँगा। तो अब क्रिएटर को ईगो पे ना लेते हुए उस बार्टर को उठाना है, उस प्रोडक्ट के लिए अच्छी रील बनानी है, ताकि वो अगले ब्रांड्स को पिच कर सके कि आई कैन डू दिस, है ना। एक 2 बार बार्टर करना पड़ेगा ताकि वो प्रूव कर पाए अपने कंटेंट को, शोकेस। हाँ, शोकेस करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ब्रांड्स को फिर बाद में कन्विंसिंग अगर लगता है, तो वो हमें फिर बोलते हैं कंटेंट स्ट्रॉन्ग है कि ये वो ऐसे। आज की डेट में देयर आर मेनी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज, तो आपको क्या लगता है कि हाउ आर दे कंट्रीब्यूटिंग टू योर ग्रोथ? सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज ना, मतलब जिनके साथ मैंने अभी काम किया पहले, वो बहुत ना, वो क्रिएटर्स को ना सेम रखते हैं सबको। समझ लो सर, फूड ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स के ना फॉलोअर्स अच्छे बढ़ जाते हैं जल्दी, पर इंगेजमेंट नहीं है उनके कंटेंट पे। जैसे मैं एज अ ऑडियंस मैंने आपको फॉलो किया है, फिर मैंने आज इनके मैंने कोई टिक्की देख ली, कोई बर्गर देख लिया, मैंने उनको फॉलो कर लिया, मेरे को यहाँ कंटेंट रह गया, मतलब मैं आपके फॉलोअर्स लिस्ट में काउंट हो रहा है मेरा नंबर, पर मैं आपके कंटेंट में एंगेजमेंट नहीं दे रहा हूँ। तो ब्रांड देखता है कि हाँ ये फॉलोअर्स वाला है, वो देते हैं। मैं आपको जैसे पहले बताया, अगर मैं कभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूँगा ना, तो सर मैं आइडिएशन दूंगा और मैं स्पेसिफिकली क्रिएटर्स को उठाऊंगा। मैं ऐसे नहीं दे दूंगा कि ये लो आ जाओ 10 ग्रुप। जैसे अब यहाँ चंडीगढ़ में ऐसे चलता है कि जैसे मैं क्रिएटर हूँ, मेरे को किसी ब्रांड ने पिच किया, तो मैं बोलूँगा हाँ 5 मैं ले आऊँगा और वो इतने में आ जाएंगे। तो वो मार्केट ख़राब हो रही है सर बहुत, जो मेहनत वाला कंटेंट करते हैं उनके लिए। तो आइडिएशन और क्रिएटिविटी, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ऐसा करना चाहिए कि वो आइडिएशन दे कि मुझे ऐसी रील चाहिए, या फिर रेफरेंस दे दे, ताकि क्रिएटर भी तो मेहनत करे। उसको ये कि मुझे 5,000 आ रहे हैं, मैंने एक बस ऐसे बोल के बना दिया कि मैं गया हूँ। सर फूड ब्लॉगिंग में कुछ और होती है। यहाँ पे क्या चल रहा है कि हाय मैं आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ये मिलता है, बस। फूड ब्लॉगिंग इज मोर ऑफ कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि ये ऐसा टेस्ट करता है एंड आपको इतने में मिल सकता है, एंड आप यहाँ पे ना ले तो यहाँ से खा सकते हो। आप कंपेयर करो। हम ऑडियंस के हित में का बात करनी चाहिए, लेकिन आज हम ब्रांड्स के हित में बात करें सिर्फ, ठीक है, पर थोड़ा रॉ रखना चाहिए, ऑडियंस के लिए भी ऑथेंटिक रहे। बहुत ही वो हो गया है, ब्रांडेड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऑथेंटिसिटी मर रही है। पर हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को काफ़ी काम करना चाहिए आइडिएशन पे, और स्पेसिफिकली चूज़ करने पे क्रिएटर्स को, किन के साथ वो काम कर रहे हैं, किस ब्रांड के साथ। फिर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं। देखो यूट्यूब का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में हम देखते हैं देयर इज अ पेज, एंड उस पेज पे देयर आर फॉलोअर्स, एंड आप किसको फॉलो कर रहे हो, सो फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स। तो बहुत सारे हम क्रिएटर्स को देखते हैं, उनके इफ दे आर 100K और 200K और 1 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो फॉलोइंग कर रहे हैं शायद 0 से 100 लोगों तक। ऐसा क्यों होता है? सर ये तो सबकी अपनी प्रेफरेंस है मेरे ख्याल से, कि वो कई को तो बहुत फॉलोइंग होती है। जैसे मैं ना जब इस ऑफिस में गया था, मुझे किसी ने बोला, कहते मेरे एकदम फॉलोइंग, मेरे फॉलोअर्स थे 500, मेरी फॉलोइंग थी 1100, मैं 1100 क्रिएटर्स को, लोगों को फॉलो करता था।
तो उस बंदे ने मुझे बोला, कहते कि ना यार इतने बंदे को तो कंटेंट दिखता है रोज। मैंने कहा नहीं। मैं कहा फिर तो, कहते कि तो उनकी एल्गोरिथम खराब कर रहा है। तो मैंने कहा बात तो सही है कि हाँ मैं एंगेजमेंट नहीं दे रहा हूँ। तो सर बहुत मतलब फॉलोइंग बहुत मैटर करती है। मैं उन्हें फॉलो करता हूँ जिनका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है या फिर मेरे कुछ नोन्स है, दैट्स इट। मतलब ये पीपल नीड्स टू नो कि सबको फॉलो मत करो। अगर आप एज अ क्रिएटर, अगर तो ऑडियंस तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता है ना, वो तो चलो करो 100-200, पर अगर आप क्रिएटर हो तो आप उनको फॉलो करो जिनका कंटेंट आप चाहते हो अपनी प्रोफाइल पे। एंगेजमेंट दो, गिव एंड टेक वाला सीन है कि आप दोगे ना तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि आप एक्टिव अकाउंट हो, आप सिर्फ पोस्ट करने नहीं आए हो यहाँ पे। एल्गोरिथम बहुत वाइड है सर, बहुत। आप सिर्फ पोस्टिंग पे नहीं आपके वो फोकस करता, आप हैशटैग्स यूज़ कर रहे हो, आप कैप्शन यूज़ कर रहे हो, आप पोस्ट पर लाइक्स कमेंट कर रहे हो, आप एक्टिव हो इंस्टाग्राम पे। तो इस काइंड ऑफ जॉब कि आपका प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, मैं आपको कितना एक्टिव दिख रहा हूँ, आप मुझे सैलरी उस हिसाब से दोगे, मुझे इंसेंटिव उस हिसाब से आप दोगे, नहीं तो मुझे नहीं दोगे। तो लोग ना क्या करते हैं, कुछ भी रील पोस्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चल जाता हूँ बार बार तो कुछ भी पोस्ट करते हैं, हैशटैग कुछ और पोस्ट कर देते हैं, वो बहुत ख़राब करती है चीज़। एल्गोरिथम को नहीं पता लगता कि क्या ऑडियंस दूँ मैं आपको, तो लोग बोलते हैं फ्रीज हो गया अकाउंट। इंस्टाग्राम का फ्रीज नहीं होता अकाउंट। अगर आपने सुना होगा, एक हर क्रिएटर्स को करना चाहिए वैसे, एक ना BOI नाम से एक प्लेटफॉर्म, एक कोर्स है इंस्टाग्राम का, फ्री ऑफ कोर्स है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम का, उसका नाम है बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। वो हर क्रिएटर को करना चाहिए। वो ना 4-4.5 घंटे का कोर्स है, फ्री है। वो वीडियोस चलाएंगे, उसके बाद थोड़े क्विज होते हैं, ऐसे 7-8 क्विज है उस 4 घंटे कोर्स के अंदर। वो बेसिकली 0 से 100 तक का है। वीडियो एडिटिंग, वॉइस मॉड्यूलिंग, आइडिएशन कैसे निकाले, स्टडी कैसे करें एल्गोरिथम को, इंस्टाग्राम क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, सारी मिथ क्लियर की हुई है उस कोर्स में। वो बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने ना बायो में लिखा होता है अपनी BOI रिकॉग्नाइज क्रिएटर, वो है वो चीज़। वो सबने करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है बेसिकली, जो आपके पास होगा बाद में कि आपके पास है वो कोर्स, कि वो कोर्स किया है। हाँ, वो हर क्रिएटर को करना चाहिए। उसमें सब है, मोनेटाइजेशन भी बताई है। लोग बोलते हैं कि अकाउंट फ्रीज हो गया यार, नहीं चल रहा, रीच नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एल्गोरिथम को कंफ्यूज करके बैठे हो, इसके आपकी रीच नहीं जा रही है आगे। आपने कभी किसी डिजिटल क्रिएटर को या एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया है, और उसके बाद जब उसने आपको फॉलो बैक कर लिया तो आपने उनको अनफॉलो किया? नहीं सर, पर मेरे को बहुत लोगों ने किया है। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, बिफोर आई वॉज अ क्रिएटर मैं ये बहुत करता था, क्योंकि सर तब मेरे पास कंटेंट नहीं था। मुझे था इंस्टाग्राम है एक चीज़। सर मेरा जो ये अभी अकाउंट है ना, जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था ना इंडिया में, मेरा तब से ये अकाउंट है। मेरी अभी भी पहली पोस्ट है उस दिन की, एक वॉच की मैंने फोटो क्लिक की थी, वो बहुत नीचे फर्स्ट पोस्ट मेरी हुई है। मेरा ये अकाउंट तब से है। तो इंस्टाग्राम का काफ़ी चेंजेस आए हैं बीच में। तो अभी ऐसा सीन था, तब मैं बहुत करता था कि फॉलो करके अनफॉलो कर देता था कि मेरी फॉलोइंग कम रहे और फॉलोअर्स ज़्यादा रहे, क्योंकि देखते थे क्रिएटर्स के ऐसे होते ही हैं कि फॉलोअर्स इतने होते हैं। तो वाना भी क्रिएटर उस टाइम पे था जब मैं, अभी तो नहीं ऐसा करता, पर लोग बहुत करते हैं। सो एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एंगेजमेंट में ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो सबके सामने आते हैं। तो व्हाट इज एक उसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारे माइंड में होना चाहिए? सो पहले आता है व्यूज, कितने व्यूज हुए जी, फिर आता है लाइक्स, फिर आता है कमेंट्स, फिर आता है शेयर, फिर आता है सेव। यस। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं टू सी दैट आपकी एंगेजमेंट रेट कितनी है। बट इनमें से कौन से टॉप के 2 फैक्टर्स होंगे जिस पे मुझे या किसी भी क्रिएटर को या आपको जो बनना चाहता है डिजिटल क्रिएटर, उसको फोकस करना चाहिए? सर ये ना तीनों समझ लो, ये 4 अलग अलग एक्शंस तो हैं, पर ये सेम है। मतलब इनमें से एक भी अच्छा चल रहा है ना, तो आप इंस्टाग्राम को पता है कि कहीं ना कहीं आप वैल्यू दे रहे हो पब्लिक को। जैसे समझ लो मैंने फनी कंटेंट पोस्ट किया है, रिलेटेबल है, तो लोग कमेंट्स बहुत करते हैं। मैंने फूड किया है तो लोग शेयर बहुत करते हैं, अपने दोस्तों को भेज देंगे, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। और अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है तो लोग सेव करते हैं फॉर फ्यूचर नीड्स। जैसे मैंने कोई स्टेकेशन बता दिया या फिर मैंने कोई टिप दे दी, लाइफ हैक दे दिया, तो वो सेव कर लेंगे कि मैं करूँगा, कभी सेव्स में देखूंगा। तो इंस्टाग्राम वही देखता है कि या तो लाइक्स ज़्यादा आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। अब वो आपको आज की डेट, आज तो अब ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम आपको बताता है कि इस पोस्ट पे आपके पहले 10 मिनट में पोस्ट आफ्टर पोस्टिंग अच्छा एंगेजमेंट आया है। और वो सब आप जब वो देखो ना, लाइक शेयर कमेंट सेव जो भी होता है, वो कोई भी एक आए पर एंगेजमेंट बढ़े, पब्लिक एंगेज हो, किसी भी तरीके से सेव कर रही है, शेयर कर रही है, पर ऐसे नहीं कि कोई 2 हाई हैं इसमें से, सब सेम है। तो वो चीज़ है कि लाइक अगर इंस्टाग्राम को पता लगा कि हाँ ये वैल्यू दे रहा है या फिर ये हंसा रहा है बंदों को या कुछ भी, तो उस नीच के बंदों को जाएगी वो ऑडियंस को आपकी रील। सो अगर हम इसको पॉडकास्ट को समराइज करें जी, तो हमें ट्रू एंड लाइज की बात करें तो डिजिटल क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर एंड ऑनलाइन जो प्रेजेंस अपनी बिल्ड करें, उनके लिए सबसे इजी समझने के लिए क्या ट्रूथ है और क्या लाइज है? देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक अगर क्रिएटर बन रहे हो आप,
तो एक तो पहले किसी की नहीं सुननी है, आप मतलब सोशल मीडिया का बूम होने वाला है और ऑलरेडी चल रहा है, पिछले साल से तो अच्छा ही चल रहा है। तो सब प्रमोशंस अब न्यूज़पेपर में बंद हो चुकी हैं, सब आप कमा सकते हो इसीलिए क्योंकि प्रमोशंस ही अब इंस्टाग्राम पे हो रही है सारी, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। बंदे पहले एक दिन का न्यूज़पेपर में 1-1 लाख देते थे, है ना, तो अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे आप कमा सकते हो। बस अपने कंटेंट को अच्छा रखो, वीडियो एडिटिंग स्किल्स आप कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हो बाकियों से, है ना, कि 100 बंदे अगर एक निश में, तो मैं कैसे स्टैंडर्ड कर पा रहा हूँ, आपके पावर पॉइंट्स क्या है, मेरे एडिटिंग स्किल्स हैं, मैं बोल लेता हूँ, आपका होगा कुछ, आपकी आइडिएशन होगी, क्रिएटिविटी होगी, चीज़ें होंगी, ट्रांजिशन वीडियोस लोग बनाते हैं, तो अपने पावर पॉइंट्स को ध्यान रख के बस काम करो। आप जब ग्रो कर जाओगे तो सब मान जाएंगे, पैसे भी आएंगे, घर वाले भी खुश हैं और वाइफ भी या फिर गर्लफ्रेंड सब खुश हैं, ऐसा होगा। And what do you feel is the biggest lie of social media? That is it just glamour? Is it money? Or is it actually disturbing relationships also? देखो, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में मिथ बहुत होती है, ऐसे लाइज ही बोलूँगा कि बहुत कमाते हैं पर एक टाइम पे आके सर, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्या सीन है, उसको ना अपने प्रोफाइल को पहले से ही बहुत हैपनिंग सा रखना पड़ता है, तो ऑडियंस के लिए तो सर वो है चीज़ की, हाँ यार क्या जा रहा, बाहर खा रहा है ये वो, है ना। तो लाइफ तो ये है कि पहले से बंदा अच्छी लाइफ नहीं पे होता, मतलब स्ट्रगल बहुत है, क्रिएटर बहुत चीज़ें फेस करता है कि कमाना नहीं है, बार्टर करना है, पहले अपनी प्रोफाइल को, तब होता है ना कि जब आपके फॉलोअर्स कम है ना, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है टू प्रूव देम, पैसे कन्वर्ट करने में। बाद में मेहनत फिर भी कम कर लोगे, फॉलोअर्स है, फिर तो आप कुछ भी पोस्ट करो, पब्लिक ने देखना ही है, फैंस बन जाएंगे। तो हाँ, लाइज ये है कि पहले आप कमा नहीं पाओगे और आपको कंटेंट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बहुत ईजी है और बहुत खुशी नहीं मिलती, बहुत टेंशन होती है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी है। मतलब आप एक बार स्टेप इन करके देखो, आपको पता लगेगा कि आप हफ्ता अच्छा कंटेंट बना लोगे, पर आपको पता है अगले हफ्ते में अगला नेक्स्ट आइडिएशन क्या दूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक समराइज में ये कहना बहुत जरूरी है, इट्स अ फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है सर, ये बहुत ही क्रिएटिव थॉट प्रोवोकिंग जॉब है। ये नहीं है कि आज हो गया और आपने मोनेटाइज कर लिया और आप स्टार बन गए हो, आपको डे टू डे you have to keep thinking. सर कोई संडे नहीं है आपका, कोई मंडे नहीं है, आपको लगे रहना है बस। And you have to be opportunity seeker कि कहाँ किस opportunity पे मेरा content fit in कि आज मैं पोस्ट कर पाऊँ। And you can't forget कि आज ये trend चल रहा है तो इसको मैं मिस कर दिया। नहीं never। तो you have to be, I think it's a very stay sharp. हाँ, मतलब ऐसा मत सोचना कि आप कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर पाओगे, बस कर लेना, आपको बस क्रिएटिव होना है और महीना सर आप एक चीज़ पे काम करोगे, आप बहुत शार्प हो जाते हो उस चीज़ में। तो टेंशन मत लेना कि एडिशन नहीं आ रही, टेक टाइम, क्रिएटिव ब्लॉक हर एक का आता है, पर टेक टाइम, तीसरे दिन आ जाएगा, मतलब रुकना है, छोड़ना मत कभी मुझे। क्या आपके लिए क्या आप सोचते हैं कि जैसे एक हमारी कंपनी है माइसोहो, हम ये को वर्किंग ऑफिसेस, मैनेज्ड ऑफिसेस, जी ऐसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डिजिटल क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर के काम आ सकता है? बिल्कुल। या अगर हम एक स्पेशल पॉडकास्ट रूम क्रिएट करें तो क्या वो डिजिटल क्रिएटर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह बन के आ सकती है? बिकॉज अगर हम किसी को एक जगह बना के दे रहे हैं एंड उसके अंदर इक्विपमेंट भी है, तो क्या वो डिजिटल क्रिएटर्स के लिए एक छोटा स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है विदाउट देयर इन्वेस्टमेंट? सब बिल्कुल हो सकता है। जैसे अब स्टार्टिंग बिगिनर्स को क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है, पर पैसे नहीं है कि भाई इतना, पर हाँ वो चीज़ हायर कर सकता है, आपके पास सेटअप्स बने हुए हैं इतने, है ना, तो वो उसके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि स्टार्टिंग क्रिएटर को ही, जो बिगिनर है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट पे। अगर उसको इतना अच्छा सेटअप बन गया तो हल्का बेस तो वैसे क्लियर है कि वीडियो का फ्रेम बहुत सुंदर दिखेगा उसको, बाकी थोड़ी बहुत वो बोल लेगा, है ना, एडिटिंग कर लेगा। तो क्रिएटर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आज की डेट में आप ऐसा कुछ दे रहे हो, तो मेरे टाइम पे ऐसा था नहीं, पहले सिर्फ म्यूजिक वीडियोस के लिए सेटअप्स बने हुए आते थे, आप वही चीज़ कर रहे हो ना, आप कोविंग स्पेस दे रहे हो, जो स्टार्टिंग के क्रिएटर्स को या फिर क्रिएटर्स को बेसिकली जो बने भी हुए हैं अच्छे एस्टैब्लिश क्रिएटर, उनको भी ये चीज़ चाहिए होती है। तो बिल्कुल काम किए, बहुत काम किए। अनीश, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच आशीष, एंड आई होप यू कीप ग्रोइंग, आपका चैनल इतना बड़ा बने कि हम लोग सब बैठ के उसको नोट करें। डेफिनेटली। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू।